Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic benefits and limitations of break-even analysis. तो पहले हम बात करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसी वजह से ये कंपनीज के द्वारा वाइड लेवल पर यूज़ किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं इसके, जो मेन एडवांटेजेस हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज स्मार्ट प्राइसिंग। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय द फर्म्स और कंपनीज फॉर डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सच दैट द प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड द कॉस्ट इनकर्ड आर रिकवर्ड। यानी कि जब कोई फर्म ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तो उस केस में वो प्रोडक्ट के इस तरीके से प्राइस को या एप्रोप्रिएट प्राइस को डिटरमाइन करती है जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके और जितनी भी कॉस्ट इसने इनकर्ड की है अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर उसको प्रॉपर्ली रिकवर किया जा सके। तो एक तरीके से स्मार्ट प्राइसिंग को डिसाइड करने में हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ इज बेटर डिसीजन मेकिंग। Whenever we are talking about the break-even analysis, then it provides a solid base for decision making on the viability of a project, leaving aside the emotional thinking. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है इसमें कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसकी वाइबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, उसके रिलेशन में हम डिसीजन मेकिंग को फोकस करना चाहते हैं, तो ये एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गेन होती है उसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को फोकस कर सकते हैं। जैसे हमें अगर लोन के लिए अप्लाई करना हो तो हम ब्रेक इवन एनालिसिस को फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना हो तो भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें कॉम्पिटिटिव बिड को प्रिपेयर करना हो तो इसमें भी ब्रेक इवन एनालिसिस को फोकस किया जा सकता है। इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर फर्म या उसका मैनेजर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करना चाहता है तो उसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है। द नेक्स्ट एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज इज दैट गिव्स एक्यूरेट एस्टिमेट। सबसे खास बात क्या रहती है ब्रेक इवन एनालिसिस की कि बीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स का एक्यूरेट एस्टिमेट प्रोवाइड करता है जो एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करनी चाहिए, और इसके बेसिस पर फर्म जो एक्चुअल प्रॉफिट गेन करना चाहती है उसको हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म को गेन करना है और उसके लिए उसको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करनी चाहिए, इसका करेक्ट और एक्यूरेट एस्टिमेट बीईपी एनालिसिस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट बेनिफिट इज फिगर आउट मिसिंग एक्सपेंसेस। जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बेसिस पर कोई भी फर्म आसानी से ये पता कर सकती है और उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर सकती है जिनको पहले इग्नोर कर दिया गया था या जो किसी गलती की वजह से छूट गए थे। उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को भी फिगर आउट करना आसान हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद। ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज इज प्लान बिजनेस फंडिंग। इफ द बिजनेस लैक्स सफिशिएंट कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट इट कैन अप्रोच टू द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स only after analyzing its break even position which should be strong enough to pay off the debt। यानी कि अगर किसी फर्म को अपने प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो उसके पास कैपिटल है वो उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या कर सकती है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड को अप्रोच कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपनी ब्रेक इवन पोजीशन को डिटरमाइन करना होता है और ये चेक करना होता है कि जो उसकी ब्रेक इवन पोजीशन है उसके बेसिस पर वो अपने डेट को पे करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या नहीं है। उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकती है कि उसे एक्सटर्नल सोर्स से कितना फंड रेज करना है। नेक्स्ट वन इज द सेट रेवेन्यू एंड सेल्स टारगेट।
रेवेन्यू को सेट करना और प्रॉपर सेल्स टारगेट को सेट करना, ये ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर ही पॉसिबल है। क्योंकि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो एक क्लियर पिक्चर देती है फर्म को उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स के रिगार्डिंग जो उसे सेल करनी है, या उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को कैलकुलेट करके बताती है जो उसे जनरेट करना है, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करने के लिए वो कॉस्ट को कवर अप कर सके। इसके साथ साथ दीज फिगर सेट अ टारगेट फॉर द लोअर लेवल्स टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो जो फिगर इन्हें मिलती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर, उसके बेसिस पर वो अपना टारगेट सेट कर देते हैं और टारगेट सेट करके जो फर्म है वो लोअर लेवल पर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इसके लिए पहले से ही आपके पास फिगर कलेक्टेड होनी चाहिए और ये फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। और इसके हेल्प से आप उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेते हो एडवांस में, जिसको सेल करने के बाद आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द मीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एक फायदा और रहता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, ये कंपनी को प्रोजेक्ट की फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट में फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही टाइप की कॉस्ट इंक्लूड की जाती हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में। यानी कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में उसकी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है दैट द ब्रेक इवन पॉइंट कैन प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी चेंजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर फर्म की कॉस्ट में कोई चेंज होता है या फर्म की एफिशिएंसी में कोई चेंज होता है तो उन चेंजेस का बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के बेसिस पर प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये भी एक फायदा रहता है ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करने का। द नेक्स्ट वन इज द ब्रेक इवन पॉइंट कैन हेल्प अ कंपनी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन। यानी कि अगर फर्म वेरियस लेवल ऑफ सेल्स पर है या वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर है और उस पर्टिकुलर लेवल या उस पर्टिकुलर लेवल के सेल्स या प्रोडक्शन पर फर्म प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना चाहती है तो इसके लिए उसको ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस की हेल्प लेनी होती है और उसके हेल्प से डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स और डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर प्रॉफिट या फिर लॉस की कैलकुलेशन को प्रॉपरली फॉलो कर सकती है। एंड द लास्ट advantage is that it is a measurement tool that is used effectively to set targets। सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक मेजरमेंट टूल की तरह काम करता है जहां हम डिफरेंट टाइप के टारगेट्स को इफेक्टिव वे में सेट कर सकते हैं। तो जब हम टारगेट्स को सेट करने की बात करते हैं तो इसके मेजरमेंट टूल के तौर पर हम ब्रेक इवन एनालिसिस को फोकस करते हैं। Okay, so these all are the different advantages or benefits of using break-even analysis concept. Now we will discuss about the limitations of break-even analysis. तो break-even analysis की जो main limitations हैं इनको मैं यहाँ discuss करता हूँ आपसे। The very first main limitation is ignores changes in input prices. सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है break-even analysis का कि ये different inputs के prices जैसे कि रॉ मटेरियल है, वेजेस है, इनको ये इग्नोर करती है। यानी कि इनमें लगातार क्या होती रहती है, लगातार इनमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो ब्रेक इवन एनालिसिस होती है इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, ये पास्ट डेटा पर बेस्ड होती है। और ज़रूरी क्या होता है कि जैसे जैसे इन इनपुट्स के प्राइजेज में चेंज होते हैं इसके अकॉर्डिंग हमको ब्रेक इवन एनालिसिस के कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट को फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो पास्ट डेटा के बेसिस पर अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ करती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसका स्कोप लिमिटेड रह जाता है क्योंकि ये इनपुट में जो प्राइजेस चेंज हो रहे हैं इनको कंसीडर नहीं करती है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है इसका, इग्नोर्स चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइजेस।
जब हम ब्रेक इवन चार्ट को प्रिपेयर करते हैं देन इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट प्रोडक्ट प्राइजेस, यानी करंट में जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ब्रेक इवन चार्ट को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो रेगुलर बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइजेस में लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक इवन चार्ट की बात करते हैं देन इन ब्रेक इवन चार्ट चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइजेस आर नॉट इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। प्रोडक्ट के प्राइस में तो चेंज हो रहे हैं लेकिन ब्रेक इवन चार्ट को तैयार करते समय इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चेंज प्राइजेस के बेसिस पर कैलकुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। इसी वजह से हम करेक्ट एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं या करेक्ट एस्टिमेट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें डिफरेंट प्राइजेस पर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को सेल करना चाहिए। इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब हम रियलिटी के बेसिस पर या रियलिटी के ग्राउंड पर बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन को फॉरवर्ड नहीं करती है और एक्चुअल रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसका, दैट इज स्टैटिक। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये स्टैटिक है नेचर में, क्योंकि यहाँ हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं, ये एजम्पशन क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल प्रोसीड। ये क्या करती है, ये कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और सेल प्रोसीड्स के बीच में एक कांस्टेंट रिलेशन को एज्यूम करती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये रिलेशनशिप्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, इनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी वजह से ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट हो जाती है। चौथा है इसके अंदर एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन है एंड दिस इज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट इज लीनियर। ये एक अप्रोच लेके चलती है, एक एजम्पशन लेके चलती है। क्या है एजम्पशन, कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं इनका रिलेशनशिप कभी भी लीनियर नहीं होता है, ये नॉन लीनियर होता है। इसी वजह से इनका जो एजम्पशन है ये कैसा हो गया, अनरियलिस्टिक एजम्पशन हो गया ये। तो इसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी हमें करेक्ट नहीं मिलेंगे या रियल लाइफ पर बेस्ड रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज दैट इट इज अनसुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये केवल और केवल शॉर्ट टर्म एनालिसिस में अपनी रेलिवेंस रखती है। यानी कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन को फोकस करना हो ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर तब तो मैं इस अप्रोच का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के रिलेशन में ब्रेक इवन एनालिसिस प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करती है। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज अनसुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट्स। जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, फ्यू प्रोडक्ट्स की बात करें, तब तो उनकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सुटेबल टेक्निक है। लेकिन अगर मैं सेवरल प्रोडक्ट्स, सेवरल प्लांट्स और सेवरल डिपार्टमेंट के रिलेशन में साइमल्टेनियस एनालिसिस को फोकस करना चाहूँ तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करती है। इसी वजह से ये मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो दीज ऑल आर द different limitations of break even analysis. Thank you.